गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट कौशिक सिंह इस फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़ के यूनिट 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड का शुरुआत करने जा रहा हूँ आज से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़ ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 1। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जिन लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का नहीं देखा है प्लीज़ उसे एक बार फिर से देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने 6 पार्ट्स में टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर किया है, जिसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। According to Creswell, research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue. क्रेसवेल ने क्या कहा है कि रिसर्च एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ का? स्टेप्स का, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए और उसे एनालाइज करने के लिए, टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। जैसे कि अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करूं तो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसमें भी समय समय पर सरकार डेटा लेता रहती है। आप सब जानते हैं कि सेंसस होता है, तो उसे ही हम लोग रिसर्च मेथड भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमैटिक, मेथोडोलॉजिकल एंड इंक्रीजेस द नॉलेज। माने रिसर्च एक प्रोसेस है इंक्वायरी का और इन्वेस्टिगेशन का, जैसे जांच एजेंसियाँ करती हैं, और इससे हम लोग को एक सिस्टमैटिक ढंग से करना होता है और उसका एक मेथड होता है कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। जैसे कि कोई भी अगर इशू है तो पहले इशू का प्रॉब्लम लेंगे, उसका हाइपोथेसिस यानी कि प्रपोजल बनाएंगे, फिर उसको ऊपर शोध करेंगे। और ये सब हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को नॉलेज में इंक्रीमेंट करना होता है। किसी भी तरह का रिसर्च हो, उसका सबसे बेसिक पर्पस यही होता है कि उसका नॉलेज का इंक्रीमेंट करना होता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के उद्देश्य क्या क्या हैं। आइए जानते हैं। टू डेवलप न्यू इनसाइट, मतलब नया नया इंफॉर्मेशन निकालना या नया सोच निकालना या नया सॉल्यूशन निकालना। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो पुराना से चलते आ रहा है, उसको जांच करना और सिंक्रोनाइज करना, हम लोग के साथ मिलाना, ये उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशंस और प्रॉब्लम। अगर कोई पुरानी समस्या है या कोई एक ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जानेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और उसी पे बेस्ड चौथा पॉइंट है हमारा, ऑफर सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन तो दे दिया, अब उसके बाद एक्सप्लोर भी करना होता है और एनालाइज भी करना होता है कि जो हम लोग ने सॉल्यूशन दिया है क्या वो सही है, क्या वो जनरलाइज कर सकते हैं, क्या उस पर कोई नया सिस्टम या कोई नया प्रोसीजर बन सकता है। और यहाँ पे बात की गई है जनरल इश्यूज़ की,
जनरल इश्यूज इन द सेंस जो सामाजिक मुद्दे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, एनवायरमेंटल का इशू है, सोशल इश्यूज है, कल्चरल बैरियर्स है। लेकिन हम लोग का देश क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही एक सॉल्यूशन भी है अगर एक रूप से देखा जाए तो, और इस सॉल्यूशन पे हमको नाज होना चाहिए। सेकंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव है कंस्ट्रक्ट और क्रिएट न्यू प्रोसीजर और सिस्टम। जैसे मैंने पहले कहा कि मान लीजिए कोई नई पॉलिसी आई है, वो क्यों आई है, वो सिस्टम किस लिए लागू किया गया है, उसके पीछे रिसर्च किया जाता है, तभी होता है। जैसे मान लीजिए आईएएस ने देखा, एक डिस्ट्रिक्ट का आईएएस है, उसने देखा कि अच्छा इस विलेज में पॉपुलेशन की वजह से बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, और दूसरे विलेज में पॉपुलेशन की वजह से बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो वो एक सॉल्यूशन निकालेगा, उसका एक नया सिस्टम लागू करेगा पॉपुलेशन कंट्रोल का, जो कि आप यूपी में भी देख रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी होता है, उसको भी जान के रखिए। जनरेट न्यू नॉलेज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमेशा नया नया नॉलेज आते रहता है। रिसर्च जितना करेंगे उतना आपको पता चलते रहेगा। जैसे आप गूगल स्कॉलर ले लीजिए, अगर आप उसमें सर्च करेंगे तो उसमें न्यू रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं। या फिर शोध गंगा की बात कर लें, तो उसको जितना पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका न्यू नॉलेज आते रहेगा। रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, आइए जानते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, सिस्टमैटिक, कंट्रोल फैक्टर्स, साइक्लिकल, लॉजिकल एंड रेप्लिकेबल। ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये सारे कीवर्ड्स आपको जहाँ भी दिखें समझ जाइएगा ये रिसर्च के कैरेक्टर हैं। हिंदी में अगर देखें, अनुसंधान विशेषताएं, वास्तुनिष्ठ, विश्वसनीयता, वैधता, सटीकता, विश्वसनीयता, सामान्यीकरण, व्यवस्थित, नियंत्रण कारक, चक्रीय, तार्किक और प्रतिकृत होता है। अब रिसर्च का क्लासिफिकेशन होता है, उसका कुछ बेसिस पे होता है उसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के आधार पे। डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? कोई एक रिसर्च है, अगर हम लोग को उसको बारे में वर्णन करना है, अगर अच्छा से उसका एक्सप्लेन करना है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। कोरिलेशनल क्या है? इसमें हम लोग वेरिएबल्स को रिलेट करके देखते हैं कि इसमें कोई रिलेशन है कि नहीं है। ये रिसर्च इसीलिए किया जाता है कि वेरिएबल्स के बीच रिलेशन है कि नहीं, ये देखा जाता है। एक्सप्लेनेटरी यानी कि एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन यानी कि उदाहरण देके समझाना कि ये चीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ। और दूसरा है एक्सप्लोरेटरी। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक्सप्लेनेटरी पे या फिर एक्सप्लोरेटरी पे। एक्सप्लोरेटरी उसे कहते हैं
जिसे हम लोग एक्सप्लोर करें। जैसे अगर ट्रैवल और टूरिज़्म हो गया तो उसमें हमेशा पीपल क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। या फिर साइंस का एक्सपेरिमेंट्स हो गया, उसमें हम लोग नए नए चीज़ों का इजाद करते हैं, उसे कहते हैं एक्सप्लोर। जबकि एक्सप्लेनेटरी उस चीज़ को समझाएगा, ना कि कोई चीज़ का इजाद करेगा उसमें। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव का बेसिस पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो गवर्नमेंट शोध करके सॉल्यूशन निकाली कि पैंडेमिक में हमारे लिए भारत बायोटेक ने सॉल्यूशन निकाला। और भी अन्य एजेंसीज है जैसे स्पुतनिक था, कि कोरोना वायरस को कैसे हराया जाए। यह हम लोग को उद्देश्यवादी था। दूसरा बेसिस को देखते हैं आउटकम के बेसिस पे, यानी कि हिंदी में देखें तो तर्क पे, सॉरी तर्क पे नहीं, परिमाण पे। परिणाम क्या होगा उसका, फंडामेंटल एंड अप्लाइड, ये दो है जो कि आउटकम के बेसिस पे बताए जाते हैं। फंडामेंटल को हम लोग बेसिक या फिर प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, और अप्लाइड रिसर्च हम लोग तब करते हैं जो कि करंट सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, इस पे दो है, डिडक्टिव इंडक्टिव, और बेसिस ऑफ प्रोसेस पे है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बेसिस ऑफ इंक्वायरी पे है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, और बेसिस ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट पे है कॉन्सेप्ट एंड एम्पेरिकल। नोट कर लीजिएगा। आधार पर, परिणाम के आधार पर मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, तर्क के आधार पर निगमनात्मक और आगमनात्मक अनुसंधान, प्रक्रिया के आधार पर मात्रात्मक या फिर गुणात्मक अनुसंधान, पूछताछ के अनुसंधान, संरचित और असंरचित अनुसंधान, विचार या अवधारणा के आधार पर वैचारिक या अनुभवजन्य अनुसंधान। चलिए इनका थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो होता है जो कि सिचुएशन को डिस्क्राइब करे, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंडर आता है। कोरिलेशन उसे कहते हैं जो कि एक्सप्लोर करता है कि कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च उसे कहते हैं जो कि अटेम्प्ट करता है आंसर करने का हाउ एंड वाई, क्यों और कहाँ, क्यों और कैसे, माफ़ कीजिएगा, क्यों और कैसे किसी सिचुएशन या फिर फेनोमेनन को। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसे कहते हैं? द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अगर हिंदी में देखें तो व्याख्यात्मक शोध किसी स्थिति या घटना के दो पहलू के बीच कैसे और क्यों जवाब देने का प्रयास करता है, और खोजपूर्ण अनुसंधान का उद्देश्य पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च
Experimental research is designed for establishing causal relationships. An independent variable is manipulated and others are constant. कीवर्ड्स इसके हैं कंट्रोल, मैनिपुलेशन और ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या कहता है? वो रिलेशनशिप, कॉजल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करता है। अगर हिंदी में बोलूं तो कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमको पौधे पे सनलाइट का इफेक्ट देखना है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सनलाइट हो जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है पौधा हो जाएगा। अब हम लोग 3 पौधे लिए हैं, एक पे कम दूध डालेंगे, एक तो ज़्यादा दूध डालेंगे, एक में मध्यम वर्ग डालेंगे। तो इसमें कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनिपुलेट मतलब हेर फेर करना पड़ेगा और उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस पे कितना असर पड़ रहा है। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे आप लोग ने लैबोरेटरी में भी किया होगा, किसी को कितना डालना है, किसी केमिकल को कितना मोल डालना है, ये आपने 11th-12th में ज़रूर किया होगा। तो उस तरह से फंडामेंटल रिसर्च यानी कि बेसिक या प्योर रिसर्च क्या कहता है, आइए जानते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द बेसिक रिसर्च इज टू ऐड द एग्जिस्टिंग स्टॉक, यानी कि जो कि पहले से है लेकिन फिर से हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च टर्म पे ध्यान दीजिएगा। रिसर्च मतलब दोबारा से खोज करना या फिर उस पर कुछ, किस लिए खोज करना, कुछ नया लाने के लिए। डिस्कवरी और इन्वेंशन, जैसे कि डिस्कवरी चैनल भी देखते हैं हम लोग, उसमें हम लोग को कई चीज़ नहीं मिलती है। राज्यसभा टीवी देखते हैं, उससे नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है। और इन्वेंशन जो कि अगर मैं टेलीफोन का अगर बात ले लूँ तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आते हैं। अगर न्यूटन की लॉ ले लूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, तो इन्वेंशन हो गया, डिस्कवरी हो गया। ये मोस्टली एकेडमिक होते हैं। एकेडमिक इन द सेंस स्कूल और रिफ्लेक्टिव लेवल पे ज़्यादा तौर पे होते हैं। एक्सटेंसिव इन नेचर होते हैं, यानी कि व्यापक प्रकृति में जोड़ना होता है इनका। अप्लाइड रिसर्च के बारे में जानते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस facing the society. It can be used for policy formulation. Applied research कब करते हैं? एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फेस्ड बाय द सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए पूरा है। सोसाइटी यहाँ पे की टर्म है, इसे भी नोट कीजिए। इट कैन बी डन फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अगर कोई आईएएस अगर कोई पॉलिसी बनाना चाहे, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बना रही है तो वो एक अप्लाइड रिसर्च करती है, फिर उसके बाद एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच किसे कहते हैं? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम लोग ने जानना चाहा कि कौन कौन पीपल
से फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के पेशेंट है और क्या उनको कोविड से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसका हम लोग एक थ्योरी बनाएंगे और थ्योरी बना के उसका एक हाइपोथेसिस लेंगे। हाइपोथेसिस क्यों बनाएंगे? टू प्रूव इट राइट और रॉन्ग विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो कुछ गवर्नमेंट डेटा फैक्ट्स होंगे, कुछ लोगों ने शोध किए होंगे इसके ऊपर, तो वो सब रिसर्च को रेफरेंसेस लेके, उन अनुसंधानों का रेफरेंस लेके, यानी हम लोग एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे कि हाँ, कि इस एज ग्रुप वाले लोगों को, यानी कोविड जिनको हुआ है और उनको शुगर भी है, जो कि 60 से ऊपर हैं, उनको दिक्कत हो रही है, इन लोगों को यानी यंगस्टर्स को अभी नहीं हो रही है। इसे कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव में क्या करते हैं हम लोग? इसे हम लोग बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। इंडक्टिव में हम लोग एक स्पेसिफिक लेते हैं और उसके द्वारा जनरल पे पहुंचते हैं। एक बात याद रखिएगा कि इस रियल लाइफ सिचुएशन में हम लोग इंडक्टिव अप्रोच हमेशा यूज़ करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए माउंटेन और रिवर का, हम लोग ने कई जगह गया और कुछ कुछ सैंपल्स उठाए वाटर के, कि यहाँ का माउंटेन का वाटर ऐसा है, वहाँ का माउंटेन का वाटर ऐसा है, वहाँ का भी माउंटेन का वाटर ऐसा है, तो यहाँ का भी ऐसा होगा। सीइंग इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी जो जो विशेषताएं हैं उसमें, उसको देख के हम लोग ने एक जनरल थ्योरी बना लिया और उसे जनरलाइज कर लिया। पर ये जरूरी नहीं कि जो चीज़ हम लोग जनरलाइज करें वो हमेशा सही हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारा नोट्स हिंदी में है, इसे पॉज करके प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़ है, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। The structured approach to inquiry is usually classified as quantitative research। जो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, जो कि यूजुअली क्लासिफाई हम लोग करते हैं किस में? क्वांटिटेटिव में, यानी कि मात्रक अनुसंधान में। इट इज सिमिलर टू डिडक्टिव अप्रोच। अभी हम लोग ने देखा डिडक्टिव अप्रोच, ये उसी की तरह होता है, एंड इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीनियर रिसर्च। अगर हिंदी में बोले तो रैखिक अनुसंधान, लीनियर रिसर्च। और क्योंकि इसे लीनियर रिसर्च भी कहा जाता है, यह आमतौर पर एक रैखिक पथ, यानी कि लीनियर प्रोग्रेशन लाइन पे चलता है। अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में जान लेते हैं। इस लीनियर पाथ को नोट कर लीजिएगा, एक कीवर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच को देखते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एन इंक्वायरी इज यूजुअली क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। The researcher starts with a tentative idea or question, and these questions become more specific with progress in research। वो एक आइडिया के साथ चलता है। मतलब हम लोग को सबको आइडिया होता है
कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा तो होगा ही सर। तो एक क्वेश्चन लेके चलता है और जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता है वो अपने आइडिया की ओर और भी स्पेसिफिक हो जाता है जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ता है, यानी कि प्रोग्रेस इन रिसर्च। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कुछ कुछ डिफरेंसेस है, आइए उसे जानते हैं। इसमें कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता, लेकिन इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं होता, लेकिन क्वांटिटेटिव में स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू प्रूव द हाइपोथेसिस होता है। हिंदी में देखें, माफ़ कीजिएगा इसका हिंदी नहीं है अभी, हिंदी में समझा देता हूँ। इसमें डेटा का स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव में ज़रूरत नहीं पड़ता है, जबकि क्वांटिटेटिव में जो भी स्टैटिक यानी सांख्यिकी है उसका ज़रूरत पड़ता है। जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पे प्रपोजल यानी हाइपोथेसिस का जनरेशन होता है, जबकि यहाँ पे टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस को। ये कम जनरलाइजेबल होता है, ये मोर जनरलाइजेबल होता है। मतलब इसको हम लोग पब्लिक डोमेन में ज़्यादा डाल नहीं सकते, इसे पब्लिक डोमेन में ज़्यादा डाल सकते हैं। पब्लिक डोमेन यानी कि कोई वेबसाइट हो गया, कोई सरकारी एजेंसी हो गया, जैसे कि पीएम मोदी टीवी में आके हम लोग को अनाउंसमेंट मारे थे कि यहाँ आज से लॉकडाउन हो गया था, हम लोग सब परेशान हो गए थे, तो उसे क्वांटिटेटिव के अंदर डाला जाएगा, ना कि क्वालिटेटिव के अंदर। रिजल्ट्स आर मोर डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पे रिजल्ट्स आर क्वाइट स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक रिजल्ट मिलता है, जबकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मिलता है। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता है। प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरी होता है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ये प्रोसेस पे ज़्यादा यानी कि जो कि प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, और इसका उद्देश्य ये है कि रिजल्ट जो आएगा उस पर वो ज़्यादा ध्यान देता है। लास्ट पॉइंट दोनों का देख लेते हैं। ये स्मॉल सैंपल साइज, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, रिसर्चर्स बायस एंड क्रिएटिव प्रोसेस आर द मेन इश्यूज। यहाँ पे गुड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मोर सैंपल साइज रिक्वायरमेंट आर द मेन चैलेंजेस। यहाँ पे मेन इशू सैंपल साइज का होता है, स्मॉल सैंपल साइज का, यानी हम लोग छोटा छोटा जो सैंपल लेते हैं उसका इशू होता है, जैसे माउंटेन का सॉल्ट या कुछ भी हो गया। और यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे डेटा को हम लोग लेना यहाँ पे एक इशू है। रिसर्चर्स बायसेस, यानी कि रिसर्च बायस ना हो, हर एक के लिए इक्वल हो, यहाँ पे इसका ये मुद्दा है। और क्रिएटिव हो प्रोसेस में, ये इनके चैलेंजेस है। इसके चैलेंजेस हैं गुड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी की जब बात कर रहे हैं उसका एनालाइज करना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और जो सैंपल साइज है वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे सैंपल साइज होने चाहिए, ये भी इसका एक चैलेंज होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। आगे बढ़ते हुए, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज अ generally used by the philosophers and thinkers to develop new concepts or to reinterpret the existing
concepts. It is related to some abstract or idea or theory. कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या कहता है? यहाँ पे एक आइडिया या थ्योरी को कॉन्सेप्ट बना के री इंटरप्रेट यानी कि फिर से समझाया जाता है, उसका मीनिंग फिर से निकाला जाता है। आइए कौन लोग करते हैं? ये लोग फिलोसोफर्स और थिंकर्स कहते हैं। एम्पेरिकल रिसर्च relies on, दूसरा पॉइंट, empirical research relies on experiences or observation alone, which is without due to regards for system and theory. It is a database research coming up with conclusions that are capable of being verified by observation और एक्सपेरिमेंट। एम्पेरिकल रिसर्च क्या कहता है? ये एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन पे निर्भर रहता है, रिलाइज यानी कि निर्भर रहता है, विच इज़ विदाउट ड्यू रिगार्ड्स फॉर सिस्टम एंड थ्योरी। अगर हिंदी में देखें तो एक मिनट दीजिए। हाँ, तो अनुभवजन्य अनुसंधान अकेले अनुभव या अवलोकन पर निर्भर करता है, जो प्रणाली और सिद्धांत के लिए उचित सम्मान के बिना है। यह एक डेटा आधारित शोध है जो निष्कर्षों के साथ आता है। और अवलोकन या प्रयोग द्वारा सत्यापित होने में सक्षम है। अब आगे बढ़ते हुए स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च एक नहीं कई बार पूछा गया है, यहाँ तक कि अगर पिछले 10 साल का भी PYQ उठा के देखेंगे तो उसमें भी पूछा गया है, और मुझे यकीन है कि इस बार भी पूछा जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन इससे में ज़रूर आएंगे किसी न किसी पेपर्स में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। स्टेप 1 में क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होता है। स्टेप 2 में रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। स्टेप 3 में डेटा कलेक्शन होता है। स्टेप 4 में सैंपल कलेक्शन यानी होता है। और लास्ट में हम लोग रिसर्च प्रपोजल्स लिखते हैं, और उसके बाद डेटा कलेक्ट करने का काम होता है, और फिर प्रोसेसिंग का काम होता है, और फिर उसका ऊपर बेस्ड एक रिपोर्ट लिखते हैं। अब इसके अंदर अंतर्निहित क्या क्या स्टेप्स आते हैं, हर एक स्टेप पे वो देखते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम जब हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि रिसर्च का प्रॉब्लम जब हम लोग ढूंढने निकलते हैं या फिर बनाने चलते हैं, तो उसमें लिटरेचर रिव्यू आता है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आता है, आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल्स आता है, एंड मेजरिंग स्केल्स आता है, और लास्ट में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है। अगर हिंदी में बात करें तो अनुसंधान समस्या का निरूपण, साहित्य समीक्षा, उद्देश्यों का निरूपण, पहचानना शोध चर और माप पैमाना, और माफ कीजिएगा, निरूपण परिकल्पना। और जब लास्ट में फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस हो जाता है, हाइपोथेसिस फॉर्म हो जाता है, तो स्टेप 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं। उसके अंदर प्रॉब्लम का
स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है, स्टडी डिज़ाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता है। अगर हिंदी में देखें तो समस्या संरचना किया जाता है, अध्ययन किया जाता है डिज़ाइन का, प्रायोगिक अध्ययन भी किया जाता है और गैर प्रायोगिक अध्ययन भी किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी यूजुअली साइंस ब्रांच में होता है, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ह्यूमैनिटीज़ में होता है। स्टेप 3 में देखते हैं क्या आता है। स्टेप 3 में डेटा कलेक्शन की बात की थी, यानी कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। रिसर्च में क्या क्या आप यूज़ करने वाले हैं, आपका हथियार क्या क्या है, वो देखते हैं। इसमें हम लोग का डेटा एक हथियार होता है और डेटा कलेक्शन का मेथड एक हथियार होता है। याद रखिएगा, मेथड एक हथियार है, यानी कि एक टूल है। और यहाँ पे रिसर्च टूल को हम लोग बनाते हैं, डिजाइनिंग रिसर्च टूल। और फिर स्टेप 4 आता है, जिसमें हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसमें कई तरह के भी सैंपल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सैंपल्स। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, डिटरमाइनिंग सैंपल डिज़ाइन, ये दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी लेक्चर्स सैंपल्स पे भी देखेंगे। अभी के लिए ये जान लीजिए कि सैंपल सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड डिटरमाइनिंग सैंपल डिज़ाइन आता है। हिंदी में अगर देखूं तो चरण 4 में नमूनों का चयन, नमूने के प्रकार, संभाव्यता, गैर संभाव्यता और नमूना डिज़ाइन का निर्धारण। स्टेप 5 यानी कि रिसर्च प्रपोजल, इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, माने कि मुख्य तत्व कौन से होते हैं, देखते हैं। ये होते हैं नीड, बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ डेटा, जस्टिफिकेशन फॉर फंड्स। क्यों, इसे लाभ क्या होगा, इसके क्या क्या प्रकार है इस डेटा के, और फंड के लिए जस्टिफिकेशन, क्योंकि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका जस्टिफिकेशन देते हैं। धन की आवश्यकता, लाभ, डेटा के प्रकार और औचित्य। स्टेप 6 देखते हैं, डेटा कलेक्शन उसमें आता है। उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं और शेड्यूल्स करते हैं। यानी कि डेटा एकत्र करने के लिए ये 4 चीज़ देख लीजिए: अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूचियाँ। ये 4 चीज़ का हम लोग करते हैं, और भी होते हैं लेकिन यही मुख्य 4 हैं। स्टेप 7 में होता है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ये इसमें एडिटिंग एंड कोडिंग आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आता है, टैबुलेशन एंड एनालिसिस आता है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है, और जनरलाइजेशंस आता है। अगर हिंदी में देखें तो चरण 7 में डेटा का प्रसंस्करण और विश्लेषण आता है, जिसमें डेटा का संपादन और कोडिंग किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, सारणीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, परिकल्पना परीक्षण किया जाता है और सामान्यीकरण किया जाता है।
स्टेप 8 रिसर्च रिपोर्ट सबसे लास्ट में आता है। इसके अंदर टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, चैप्टर्स, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस आता है। एक शोध रिपोर्ट लिखना शीर्ष पृष्ठ सामग्री की तालिका, अध्याय, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट आता है। इस भाग के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and keep learning, keep watching. Also join the Telegram channel to get the new notifications and new updates related to UGC NET only on Easy Notes for You online study. Till then, thank you, take care, goodbye.